हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर तो समझिए। और सबसे पहले आज बात करेंगे बिहार विधानसभा परिसर में बन रही शताब्दी स्तंभ की। दरअसल बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्तंभ बनाया जा रहा है, उसमें स्वास्तिक चिन्ह को लेकर सियासी बवाल मच गया है। तेजस्वी के विरोध ने विपक्षी दलों को राजनीति करने का मौका दे दिया तो सत्ता पक्ष एक सुर में विरोधियों पर पलटवार कर रहा है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर ये स्वास्तिक वाली सियासत क्या कुछ है। बिहार में स्वास्तिक वाली सियासत। आरजेडी को शताब्दी स्तंभ में स्वास्तिक से आपत्ति। धर्मनिरपेक्षता पर सवाल, विरोधियों पर वार। स्वास्तिक बहाना, सरकार पर निशाना। बिहार में स्वास्तिक वाली सियासत तेज हो गई है। दरअसल बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को यादगार बनाने के लिए विधानसभा के मुख्य द्वार के ठीक सामने शताब्दी स्तंभ का निर्माण हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुरुवार को जब बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर पटना पहुंचे थे तो निर्माणाधीन स्तंभ का लोकार्पण किया गया था। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसी स्तंभ को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम तो कम से कम जो प्रोटोकॉल है, जो संवैधानिक पद है, उसकी इज्जत करना हमको आता है। लेकिन हमने तो यही मांग की ना कि भाई अशोक पिलर होना चाहिए। और क्या कारण है नहीं है आप सब लोग जान रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को ध्वस्त करते हुए अशोक चक्र की जगह स्वास्तिक चिन्ह लगा दिया है। यही नहीं, आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए भी ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला किया है। सियासत पटना से शुरू हुई लेकिन गूंज दिल्ली तक जा पहुंची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी दिल्ली में हैं। ऐसे में मीडिया के इस सवाल पर सीएम ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए सिर्फ इतना कहा कि वे आजकल यूं ही ट्वीट करते रहते हैं। असेंबली के स्पीकर जी ने सारी बातें कह दी हैं। कल वहाँ पर क्या बोलेगा तो करेंगे ही, और वहाँ के स्पीकर साहब भी वहाँ की सारी बात कर। एक सवाल है सर कि कल प्रशांत किशोर से आपकी मुलाकात कौन सी क्या ट्वीट आजकल करते रहते हैं। खुद करता कि कोई और कर देता है। वैसे स्वास्तिक चिन्ह पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी पर ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। सुनिए क्या कुछ कहा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने। समझिए कि हमारे सभी माननीय विधायकों के स्टेट के चिन्ह के रूप में स्वास्तिक के साथ ये है, सभी जगह लगा हुआ, सभी के लेटर पैड में ये स्वास्तिक का चिन्ह है। कुछ नयापन नहीं है, उनके भी लेटर पैड में स्टेट के चिन्ह में यही लगा होगा। और जहां तक रह गई धर्मनिरपेक्षता की बात, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि लोग अपने धर्म को भूल जाएं, अपने विरासत, अपने संस्कृति को भूल जाएं। ये राष्ट्रवाद को कमजोर करता है। नहीं, अगर जो इस तरह की जानकारी, किन्हीं की जानकारी का अभाव है तो वो बात कर लें, आपस में संवाद जरूरी है। जरा सी बातों को लेकर सियासत का तड़का लगाने वाले विपक्षी नेता फिर से बिहार विधानसभा परिसर में बन रहे शताब्दी स्तंभ को लेकर सियासत को गर्म कर रहे हैं। ऐसे में स्तंभ के बहाने ही सही राजनीतिक बहस थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष को यादगार बनाने के लिए शताब्दी स्तंभ बनाया जा रहा है। शताब्दी स्तंभ में अशोक चक्र के साथ साथ स्वास्तिक के निशान को लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो वो सरकार पर धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने का आरोप लगा रही है। वहीं सत्ता पक्ष स्वास्तिक को विरासत बताते हुए इसे सहेजने की दलील दे रहा है। मुद्दा विहीन बना विपक्ष अब स्वास्तिक जैसे मुद्दे को हवा देने की कोशिश लगातार कर रहा है। और चलिए अब बात करते हैं झारखंड से लोहरदग्गा की। दरअसल लोहरदग्गा में चल रहे सर्च अभियान के 10वें दिन नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
लोहरदगा में टूट गई नक्सलियों की कमर। जी, सूत्र बताते हैं कि लोहरदगा में सर्च अभियान के 10वें दिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ साथ बड़े बड़े नक्सली पकड़े गए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन डीजीपी ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि शुक्रवार को लोहरदगा में चल रहे सर्च अभियान के दौरान कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अभी भी जैसे जो 10 दिनों से जो ऑपरेशन चल रहा है, तो बेसिकली कोबरा और झारखंड जगुआर का ऑपरेशन है और अभी काफ़ी सफलताएं उसमें मिली हैं, कल रात भी मिली हैं, जो हम लोग डिटेल देंगे। सर, डिटेल हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो सामान मिले हैं, गोलियां, और इसको आप कितनी बड़ी सफलता मानते हैं, खास करके झारखंड पुलिस? ये सामान भी बहुत बड़ी सफलता है और कल रात जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो लोग अभी पूछताछ चल रही है, तो वो भी बड़ी सफलता। क्या निकट भविष्य में लोहरदगा क्षेत्र कम से कम नक्सल फ्री हो सकता है? एक दस्ता जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था लोहरदगा, गुमला और लातेहार को। सूत्रों की माने तो पुलिस की कार्रवाई में 10 लाख के नामी नक्सली बलराम उरांव समेत 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दशरथ खिरवार, शालेश्वर उरांव, शैलेंद्र, मारकुश नक्सिया, बीरेन कोरबा, मुकेश कोरबा के साथ महिला नक्सली शीला खिरवार का नाम भी सामने आ रहा है। दरअसल लोहरदगा जिले के बुलबुल गांव के नजदीक जंगल में 2 आईडी ब्लास्ट हुए थे, जिसमें सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 3 जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाके में जगुआर, कोबरा और जिला बल की तरफ से पिछले 10 दिनों से अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू और रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लोहरदगा जिले में नक्सलियों की मांद में जाकर पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। 10 लाख के इनामी सहित 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अब तक इस पूरी बात की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई और हाल ही में बुलबुल गांव के पास जंगल में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए थे। 3 जवान जख्मी हुए और इसके बाद ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में एक बड़ा अभियान चला रखा है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे सासाराम की। सासाराम में एक खास समुदाय विशेष पर हिंदुओं को टारगेट करने, उन्हें प्रताड़ित करने और गांव छोड़ने तक की धमकी दिए जाने से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी पीड़ा रो रो कर सुना रहा है। आरोप है कि धर्म विशेष से जुड़े समुदायों की प्रताड़ना से तंग आकर कई लोग गांव की जमीन बेचने तक को मजबूर हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। रोहतास के गांव में खतरे में है हिंदू। क्या हिंदुओं का जीना हुआ दुश्वार? क्या है रोहतास के कैथी गांव का सच? सब झूठा बोल रहा है, हम सब झूठ बोलते हैं। ये भाई हिंदुओं को तड़पा के लोग दर्जनों के भीड़ में आके किसी को मारते हैं। हम कहते हैं तो लोग झूठा मान रहे हैं, बड़ा बोलते हैं कि तुम खाली बोलता है और कोई नहीं बोलता। बताइए, कमलेश पांडे जी है, उनसे भी मारपीट हुआ था तो आके 20-30 आदमी उनके साथ आगे द्वार पर लाठी डंडा कर रहा था। एक आदमी से विवाद होता है तो 20 आदमी 30 आदमी आगे जुड़ जाता है, जिसमें पूरा ही हार का गिरोह सक्रिय रहता है, जिसमें उसमें दर्जनों लोग हैं। बताइए, सब बात हमको बोल रहा है कि तू झूठ बोलता है। बताइए, हम सब झूठ बोलते हैं। रो रो कर अपनी पीड़ा सुना रहा ये युवा है रोहतास के शिवसागर थाना क्षेत्र के कैथी गांव का। वायरल हुए इस वीडियो में ये पीड़ा बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वर्ग विशेष की ओर से गांव के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल जिस युवक ने ये वीडियो वायरल कर अपनी पीड़ा बताई है, वो एक बेहद ही गंभीर मामला है।
मामला गांव के मुस्लिम समुदाय की दबंगई से जुड़ा है, जो वहां बेहद कम संख्या में रह रहे हिंदू समाज के लोगों को टारगेट कर रहा है। न्यूज़ 18 वायरल हुए इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस बेहद गंभीर आरोपों के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पहले सुनिए पीड़ित की बात। किसी को मारते हैं, हम कहते हैं तो लोग झूठा मान रहे हैं, बड़ा बोलते हैं कि तुम खाली बोलता है और कोई नहीं बोलता। बताइए, कमलेश पांडे जी है, उनसे भी मारपीट हुआ था तो आके 20-30 आदमी उनके साथ आगे द्वार पर लाठी डंडा कर रहा था। विनोद नाम के इस युवक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई है। मामले में शिवसागर थाने में एक केस भी दर्ज किया गया है और दबंगों पर कार्रवाई की तैयारियां की जा रही है। वैसे जिला पुलिस के कप्तान मामले को पंचायत चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। ये जो मामला था ये मुख्यतः पंचायत चुनाव के प्रतिद्वंद्विता को लेकर के था और इसमें अन्य बातें नहीं आई हैं, लेकिन इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जल्दी जेल भेजा। देखिए कैसे कैथी गांव का ये युवक रो रोकर अपने गांव की पीड़ा सुना रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार किए जाने के आरोपों को किस तरह से बयां कर रहा है, एक बार फिर सुन लीजिए। मुझे बाबर का खुलेआम धमकी दिया था, जिसको मैंने वीडियो वायरल किए थे, वो भी झूठ है। मुझे टूटू खंवर इसका बेटा दर्जनों के गिरोह में आकर मेरा गर्दन दबा रहा था, फिर इसका मेरा गर्दन दबाया है, लेकिन सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। हमारे साथ हुआ है, सब हिंदू के साथ होता है, कमलेश पांडे जी के साथ हुआ है, मैंने बहुत सारा हिंदू के साथ होता है। मामला बेहद संगीन है। मामला दो धर्म विशेष से जुड़ा है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि इस केस को बेहद संजीदगी से सुलझाते हुए धर्म की आड़ में लोगों को परेशान करने वालों पर सख्ती से पेश आए, साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। हमारे गांव के हिंदू लोग तो सब झूठा। और चलिए अब खबर तो समझिए। मुस्लिम बहुल इलाकों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की शिकायत पहली दफा नहीं आई है। इससे पहले भी ये शिकायतें आती रही हैं। हिंदुओं के साथ भेदभाव के अलावा प्रताड़ना किए जाने का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। गांव में जबरन मारपीट और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, गांव के युवक ने वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही साथ इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है और लगातार जांच कर रही है। और चलिए अब बात करते हैं सब्जियों की कीमत की। 1 किलो परवल की कीमत 360 रुपए। जी हाँ, ये कहीं और की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजधानी पटना की बात है, जहां सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। केवल फूल गोभी, मटर और टमाटर को छोड़ दीजिए तो कोई भी सब्जी 50 रुपए किलो से कम के भाव पर नहीं मिल रही। ये तस्वीर पटना के राजापुर सब्जी मंडी की है, जहां परवल 360 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं भिंडी 120 रुपए किलो और करेला 80 रुपए किलो मिल रहा है। इसके अलावा कद्दू और बीन्स की बात कर लें तो वो भी 50 रुपए किलो है। टमाटर 30 रुपए किलो, मटर 40 से 50 के बीच में। और इसके साथ ही मार्केट में फूल गोभी की कीमत की बात करें तो वो 40 से 50 रुपए किलो मिल रही है। पत्ता गोभी 50 रुपए किलो, खीरा भी 50 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है, जिससे खरीदने वाले के साथ साथ बेचने वाले भी परेशान दिख रहे हैं। राजधानी पटना में सब्जियों का दाम आसमान छू रहा है तो लगभग सभी सब्जियों की कीमत 50 के पार है। हैरानी की बात तो यह है कि मंडी से परवल गायब हो गया है, क्योंकि परवल 300 के पार है। देखिए, आप इस वक्त हम राजापुर मंडी में हैं और पूरे मंडी में आपको ढूंढने पर परवल नजर नहीं आएगा। बाकी तो सब्जियां हैं, लेकिन 50 के पार हैं। दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहले हम बात करते हैं। कैसे परवल है? 360 रुपये किलो। 360 रुपये किलो। 360। अच्छा, कब से है कीमत 360? बस यही 2-3 दिन से है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा यहाँ से आता ही नहीं, 5000 किलोमीटर दूर से आता है। ऐसा भाड़ा किराया जोड़िए, किराया इस पर 50 रुपये किलो आने में लगता है। ये सब सूरत से आता है, बंगाल दने से आता है। बिहार में परवल अभी नहीं? नहीं। परवल का दाम सुन के कैसा लगा? सुन के लिए ऐसा लगा कि नहीं लेंगे। मिडिल क्लास आदमी कहाँ से खाएगा? बहुत दाम है, दाम बहुत है। हाँ, कभी सुने थे 360 रुपए किलो परवल है? नहीं।
तब कौन सब्जी इतना आपने नहीं लिया? नहीं नहीं कद्दू कैसे है? क्या 250 रुपये किलो है। हाँ, भिंडी कैसे है? भिंडी 120 रुपये किलो। करेला कैसे है? करेला 80 रुपये किलो। बीन्स कैसे है? बीन्स 50 रुपये किलो। टमाटर कैसे है? टमाटर 30 रुपये किलो। मटर कैसे है? मटर 40 रुपये किलो। चलिए, 50 से नीचे क्या है? 50 से नीचे भी कोई गोभी है 40 रुपये किलो। परवल की बात करेंगे तो सिर्फ मंडी से ही परवल गायब नहीं है, बल्कि थालियों से भी परवल अब गायब होने लगा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात खेल जगत से जुड़ी ऐसी खबर की जिसे सुन सभी भारतीयों की बाछी खिल जाएंगी। 40 साल बाद भारत आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। आईओसी के 139वें सत्र के लिए बोली भारत ने जीत ली है। मुंबई को मिली आईओसी सेशन की मेजबानी। Thank you very much, President Bach, for the honor and the opportunity. Thank you to all my dear friends and colleagues in the IOC for your vote of confidence. 40 साल बाद भारत को मिली मेजबानी। To ensure you have a wonderful experience during the session. I truly believe that together we can achieve something very special. So dear friends, I look forward to having the honor of welcoming you all to Mumbai in 2023. नीता अंबानी ने जताया आईओसी का आभार। On behalf of 1.3 billion Indians, I thank you all for your faith in us, and I look forward to welcoming all of you to our great nation. मई जून 2023 में मुंबई में आईओसी सेशन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की ये बैठक अगले साल मई जून के महीने में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। 2023 में होने वाली इस वार्षिक बैठक की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को वैध 76 मतों में से 75 वोट मिले। भारी बहुमत से मेजबानी का अधिकार जीतने के बाद आईओसी की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक पल बताया। It is truly an honor to lead the Indian delegation today and share our passion and our ambition for hosting such a prestigious Olympic event. This will be the first IOC session in India in 40 years. भारतीय प्रतिनिधि मंडल में नीता अंबानी, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के अध्यक्ष डॉक्टर नरिंदर बत्रा, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और निशानेबाजी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा शामिल थे। बीजिंग में चल रहे आईओसी की वार्षिक सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने वर्चुअल तरीके से आगामी बैठक की मेजबानी के लिए भारत का पक्ष रखा। I truly believe India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. सत्र में आईओसी के सदस्य ओलंपिक चार्टर और ओलंपिक की मेजबानी के लिए शहरों के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। साथ ही 2030 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मेजबान देश का चुनाव करना और 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए खेल शेड्यूल को तय करना इस सत्र के एजेंडे में शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। में खुशियों का माहौल था।